1888 का लंदन बहुत ही अंधेरी और गलियां धुंध से भरी रहा करती थी। उस समय एक नाम था जो डर बनकर पूरे शहर में कुछ हुस्साया जाता था। एक कातिल जो गायब होकर भी आज तक जिंदा है। ये है जैक द रीपर की कहानी। व्हाइटचैपल, जहां गरीबी से टूटी कमर, भीड़ से भरी शहर और हर गली चौराहे पर अपराध ही अपराध, ओवर कॉस्ट रूम, भूख और अंधेरा, यहां गरीबों के लिए जीना ही सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। और खतरा तो हर जगह मंडराता रहता था। उन खतरों को सच साबित करने के लिए एक भयावह घटना घटी। तीस अगस्त 1888 बक्स रो में एक घटना घटी जहां मैरी एन निकोलस की लाश मिली। उसका गला कटा हुआ था, शरीर जहां तहां से कटी हुई, या यूं कह लो शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो रखी थी। यह दृश्य बहुत ही भयावह थी। जब पुलिस भी वहां पहुंची तो उनकी आंखों से वह दृश्य देखा नहीं गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय के हालात कैसे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते के बाद अगली हत्या को अंजाम दिया गया। उनका नाम था एनी चैपमैन। एनी चैपमैन की लाश एक घर के पिछवाड़े में मिली। उनका शरीर भयानक रूप से मल्टीलेटेड था। काटने के निशान इतने सटीक थे कि शक हुआ कहीं कातिल कोई डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन कोई नहीं जानता वह कौन था। एक बात तो साफ थी, वह और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इस खबर ने पूरे लंदन में सनसनी फैला दी। 30 सितंबर 1888 की रात को डबल इवेंट डे कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ एक घंटे में ही 2 हत्याओं को अंजाम दिया गया। उस रात की पहली शिकारी एलिजाबेथ स्ट्राइड और दूसरी थी कैथरीन एडोज। ऐसा कहा जाता है जब एलिजाबेथ स्ट्राइड उस कातिल की शिकार बनी थी, तब उसने या फिर किसी ने उस कातिल को रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन कैथरीन एडोज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उस कातिल दरिंदे ने उसके शरीर को बेहद डरावने तरीके से टुकड़ों में काट दिया था। जब लोगों ने इस दृश्य को देखा तो पूरे लंदन में हड़कंप मच गया और महिलाएं तो पूरी तरह सहम गईं। इन सभी हत्याओं के बाद पुलिस और अखबारों को खत मिलने लगे। ऐसा खत जो किसी को भी दूसरा खत पढ़ने लायक छोड़ता ही नहीं। हर खत में यह लिखा रहता था कि मैं ही कातिल हूं, मैंने ही ये सब हत्याएं की हैं। इसी दौरान फ्रॉम हेल नामक खत मिला, जो बहुत ही भयावह था, क्योंकि उसके साथ था एक इंसानी किडनी का आधा टुकड़ा, और उस टुकड़े को देखकर मानो ऐसा लग रहा था किसी ने उसे खाया हो। यह सवाल उठने लगे, क्या यह खत सच में रीपर ने भेजा है या कोई डर फैलाने की एक साजिश है महज? आज तक इसका सच किसी को भी नहीं पता चला। यह घटना 9 नवंबर 1888 को घटी, जब एक आलीशान घर के अंदर मैरी जेन केली अकेली थी। तब एक साय ने दस्तक दी, जो मैरी के लिए उसके जीवन की आखिरी दस्तक साबित हुई। इस बार हत्यारे को पूरा समय मिला हत्या करने के लिए, क्योंकि वह अकेली थी कमरे में। ऐसा कहा जाता है मैरी की हत्या इस केस की सबसे भयावह हत्या थी। उसकी लाश उस दुर्दशा में मौजूद थी जिसमें उसे देखना तो दूर, कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा था। अनुभवी जांचकर्ता भी कांप उठे इस दृश्य को देखने के बाद। मैरी जेन के लिए उस हत्यारे रीपर की आखिरी शिकार बनी। इस केस में सैकड़ों लोगों को सस्पेक्ट के रूप में देखा जाने लगा। डिटेक्टिव्स हर एक व्यक्ति की जांच शुरू कर दी थे। कौन सा व्यक्ति कब सोता है, कहां जाता है, क्या करता है और ना जाने क्या क्या। इसी बीच पहला नाम सामने निकल कर आया, वह था अरुण कॉस्मिंकी। अरुण कॉस्मिंकी एक नाई था जो मानसिक रूप से बीमार था। डिटेक्टिव्स उसकी हर एक चाल पर नजर रखने लगे। दूसरा नाम सामने निकल कर आया, वह था मोंटेग ड्रूइट। मोंटेग ड्रूइट एक एजुकेटर था जो इन सभी हत्याओं के बाद रहस्यमय तरीके से मारा गया। कोई नहीं जानता
उसकी मौत कैसे हुई। फिर तीसरा नाम सामने निकल कर आया। वह था वॉल्टर सिकट, जो एक पेंटर था, और इस केस में उसका नाम आने के बाद वह एक विवादित पेंटर बन गया। इन लोगों के साथ साथ 3 डॉक्टर्स और कुछ कसाई को भी हिरासत में लिया गया। डिटेक्टिव्स पूरी कोशिश कर रहे थे इस केस में, और पूरा का पूरा व्हाइट चैपल इन्होंने खंगाल दिया था। बहुत सारे एविडेंस सामने आए, लेकिन अंत में यह सभी एविडेंस अंधकार में जाने लगे। इन सभी दृश्यों के बाद डिटेक्टिव्स यह सोचने लगे कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। व्हाइट चैपल की उस गलियों में उस हत्यारे को ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, पर डिटेक्टिव्स हर कोशिश किए जा रहे थे कि किसी भी तरह उसे पकड़ लिया जाए। मगर धुंध के समान हर एक एविडेंस भी मिटता चला जा रहा था। उस समय सिर्फ लालटेन और कॉपी किताबें हुआ करती थीं। कोई साइंटिफिक टूल्स न होने के कारण बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाया करता था। उस भीड़ में उस हत्यारे रीपर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल जान पड़ रहा था। कभी कभी डिटेक्टिव्स जैक द रीपर के एकदम पास होते थे, मगर वह अचानक गुम हो जाया करता। खून से सने जूते के फुटप्रिंट्स बारिश के कारण गायब हो जाते थे। कभी कभी अलग अलग एविडेंस के कारण कंफ्यूजन आसमान छूने लगता। उस समय कोई भी कैमरा और आधुनिक गैजेट्स नहीं हुआ करते थे जो उस जैक द रीपर को पकड़ सकता था। कोई भी ग्रोथ इस केस में नहीं होने के कारण डिटेक्टिव्स के बीच बहस होने लगती थी। उन सभी डिटेक्टिव्स को लगता रीपर यहीं कहीं है और हमें पता नहीं चल पा रहा। इसके बाद वो सभी अपने प्लान को देखते और उसे देख और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते। उन डिटेक्टिव्स पर न्यूज़पेपर या मीडिया का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। पुलिस और डिटेक्टिव्स को लगता रीपर ने हमें फिर हर बार की तरह इस बार भी चकमा दे दिया। इस तरह डिटेक्टिव्स और पुलिस उस रीपर के खिलाफ एविडेंस ढूंढते रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने हार मान ली। आज के इस मॉडर्न लंदन में समय कहीं खो सा जाता है, मगर वह कहते हैं ना, इतिहास कभी नहीं मिटती। आज की इस दुनिया में फिर से जैक द रीपर न्यूज़पेपर्स में सामने आता है। इसके बाद इस केस की पुरानी से पुरानी फाइल्स को खंगाला जाता है। मॉडर्न रिसर्चर्स उन सभी रीपर्स केस फाइल को देखते हैं और समझते हैं, और वह धुंध से भरी व्हाइट चैपल की गली को फिर से उजागर करने की कोशिश करते हैं। मगर जैक द रीपर 1888 से लेकर अभी तक मिस्ट्री की सिंबल लेकर खड़ा है। उन सभी डॉक्टर पेंटर नाइक और रॉयल कॉन्स्पिरेसी को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जैक द रिपर के बारे में दर्जनों किताबें और फाइल्स थीं। उन्हें पूरे शहरों में फिर से उजागर किया गया, मगर इतनी कोशिशों के बाद वही प्रश्न सामने आने लगा कि आखिर वह जैक द रिपर है कौन। उन गलियों में फिर वही फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगीं, मगर ओल्ड व्हाइट चैपल का केस सॉल्व नहीं हो पाया, और पुलिस ने इस केस की फाइल पर केस अनसॉल्वड होने का दावा ठोक दिया। इतनी कोशिश करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया। न हत्यारे का नाम और न ही पता। इस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई और न इस केस का कोई अंत हुआ। जैक द रीपर, यह नाम धुंध में मिल गया, मगर उस हत्यारे का रहस्य और आतंक आज भी जिंदा है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।